सुप्रभात बच्चों। आज हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। पत्र अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे सशक्त और लिखित माध्यम होता है। एक दो दशकों पहले की हम बात करें, हमने पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय का बहुत उपयोग किया है। और कार्यालयीन पत्रों के लिए हमने पोस्ट ऑफिस के भी बहुत चक्कर काटे हैं। लेकिन आज की दुनिया में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है हमारे पास ईमेल। एक क्लिक से ही वो सेंड हो जाता है और सामने वाले तक पहुंच जाता है। बच्चों, भले ही हमने पुराने समय में अंतर्देशीय पोस्टकार्ड का उपयोग किया था और आज ईमेल का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे आप समझ पा रहे हैं कि इसकी उपयोगिता कम नहीं हुई है। इसकी उपयोगिता तब भी थी और आज भी है। आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें तो यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी। तो चलिए बच्चों, अब हम पत्र के प्रकार के बारे में जानते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्रों के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र क्या कहलाते हैं? ऐसे पत्र जो हम व्यक्तिगत रूप से नहीं लिखते हैं, जो व्यवसाय के लिए लिखे जाते हैं, प्रधानाचार्य के लिए लिखे जाते हैं या कार्यालयीन उपयोग के लिए लिखे जाते हैं, या शिकायती पत्र होते हैं जिसमें व्यक्तिगत जानकारी नहीं होती है, जो हम अपने सगे संबंधियों को नहीं होते हैं, उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो हम व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं, हम अपने परिवार के लिए लिखते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, इनके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के भी कई प्रकार होते हैं। अब हम इनको समझते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य जो बातें होती हैं वह इस प्रकार से है। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु अर्थात पत्र जो लिखता है और प्रापक की आयु, प्रापक अर्थात जो प्राप्त करता है, उसकी आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त में होनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली ही होना चाहिए। भाषा एवं वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। भाषा अर्थात जो हम जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में हिंदी भी लिख रहे हैं तो हिंदी में कठिन शब्द नहीं आने चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए अर्थात इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लेख स्वच्छ होना चाहिए अर्थात जो आप शब्द लिख रहे हैं, अक्षर लिख रहे हैं, वह भी स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। पत्र प्रेषक तथा प्रापक वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। जो पत्र भेज रहा है और जो प्राप्त कर रहा है, उनका जो पता है वह साफ सुथरा होना चाहिए। कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग तथा पते के स्थान पर कक्षा परीक्षा भवन ही लिखना चाहिए। जब भी आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम के समय आपको परीक्षा भवन या परीक्षा हॉल में बैठे हैं या क्लास का कोई पेपर चल रहा है तो वहां पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है। वहां पे क ख ग लिखना है और फिर कक्षा या परीक्षा भवन में अपना भवन का नाम लिखना है या कक्षा का नाम लिखना है। वहां पर भी अपना नाम नहीं लिखना है। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। पत्र में काट छाट नहीं होनी चाहिए। यदि आप पत्र में काट छाट करेंगे तो वह गंदगी अलग से ही दिखेगी। पूरा पत्र जो है वह साफ सुथरा नहीं होगा, अतः काट छाट नहीं करनी चाहिए। बच्चों, वैसे तो अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत होते हैं। हम अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों को लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी शिष्टाचार का ध्यान रखना पड़ता है। यदि हम इनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रख करके यदि हम लिखेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों चलिए हम इस पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। प्रेषक, जैसा कि मैंने कहा, जो लिखने वाला होता है उसका नाम और नाम के नीचे पता आता है। पत्र के ऊपर बाईं ओर पत्र लेखक या प्रेषक को अपना नाम और पता लिखना चाहिए। फिर उसके बाद दिनांक लिखना चाहिए। दिनांक लिखने के बाद संबोधन तथा अभिवादन का भी बहुत फर्क पड़ता है। पत्र लेखक को सावधानी और कुशलता से तथा अपने प्रेम से भरे हुए हृदय का परिचय देना चाहिए। यदि हमारा संबंध दादा दादी से या पिता माता से है तो उनके आगे श्रद्धेय दादाजी, आदरणीय माता जी, इस तरह से लिखना चाहिए। और लड़का है तो सादर चरण स्पर्श और यदि लड़की है तो सादर नमस्कार, ऐसा लिखना चाहिए। यदि मित्र है
तो मित्रवर करके सस्नेह नमस्कार या मधुर स्मृति भी लिख सकते हैं। यदि हमारा छोटा भाई और बहन है तो प्यारे या प्रिय नाम लिख करके, जैसे प्रिय मोहन, स्नेहमयी रूपाली, सस्नेह नमस्कार, सस्नेह प्रेम। यदि पुत्र पुत्री है तो हमें चिरंजीव या आयुष्मती लिखकर उनका नाम लिखना है और साथ में फिर सुखी रहो ये लिखा जाता है। फिर आता है मुख्य विषय। मुख्य विषय भी हमें सरल रूप में और एक स्वाभाविक रूप से लिखना चाहिए, जिसमें हमारे रिश्तों की मधुर सुगंध आनी चाहिए। इसमें औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। हमारे हृदय की, हमारी मन की सच्चाई को प्रकट करना होता है। अपने परिवारजनों का हालचाल पूछना चाहिए और यदि छोटे हैं तो उन्हें आदर और स्नेह बताना चाहिए। विषय का आरंभ हम यदि करें कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर हाल मालूम हुआ, आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न रहोगे। इस तरह से विषय का प्रारंभ करना चाहिए। और विषय का अंत माता पिता को मेरी ओर से सादर नमस्कार कहना, अनुज को स्नेह, चाचा चाची को प्रणाम कहना ये लिखा जाना चाहिए। और पत्र के अंत में बाईं ओर नीचे आपका सुपुत्र भवदीय, आपका अनुज, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा अपना, तुम्हारा अभिन्न मित्र, ऐसा लिख करके पत्र का अंत करना चाहिए। औपचारिक पत्र में पहला है बधाई पत्र। जब हम किसी को बधाई देते हैं, किसी के जन्मदिन की बधाई भी देनी हो तो भी हम उसके लिए लिखते हैं। बधाई देना हो या फिर उसके परीक्षा में अच्छे अंक आए हो तो भी हम बधाई देते हैं। फिर धन्यवाद पत्र होता है। अब सामने वाले ने आपको बधाई दी है तो उसके बाद आप उसको रिप्लाई तो करेंगे ना धन्यवाद देने के लिए, तो वो धन्यवाद पत्र होता है। फिर आता है शुभकामना पत्र। शुभकामनाएं, जैसे हम नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं या किसी बच्चे, जब कोई बच्चा हो जाता है तो उसके लिए भी हम जो बधाइयाँ देते हैं वे हमारी शुभकामनाएं होती हैं। फिर उसके बाद आता है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र जब हम किसी को अपने घर में बुलाते हैं, किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो जो सामने वाले को बुलाने के लिए उसे जो पत्र दिया जाता है वह निमंत्रण पत्र। फिर आता है संवेदना पत्र। अब आपका दोस्त कक्षा में पीछे से पहला नंबर आया है तो उसको हमें संवेदना तो देनी पड़ेगी ना कि ठीक है, चलो इस साल नहीं अगले साल फर्स्ट आना है क्लास में, तो उसके लिए जो पत्र लिखा जाएगा वह होगा संवेदना पत्र। अनौपचारिक पत्रों में सारे पत्रों को थोड़ा थोड़ा समझने के बाद अब एक एक पत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करें। सबसे पहले हम बधाई पत्र लेते हैं। बधाइयाँ, जिसमें कि हम अपने दोस्तों को, हम अपने मित्रों को बधाई देते हैं या अपने छोटे भाई बहन को भी बधाई देते हैं कि वो कक्षा में प्रथम आया है या आई है, या उसने वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, या उसने कोई कंपटीशन में, कोई प्रतियोगिता में उसने प्रथम पुरस्कार पाया है। तो इसके लिए जो बधाइयाँ दी जाती हैं हम एक पत्र देते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम उदाहरण लेते हैं कि आपका छोटा भाई वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आए, तो बड़ी बहन छोटे भाई को बधाइयाँ दे। अब वो कैसे देगी, हम पत्र के माध्यम से समझते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में छोटे भाई के प्रथम आने पर बधाई क्या हमने लिया हुआ है। सबसे पहले इसमें आपका नाम आता है, लेकिन नाम हम परीक्षा भवन के अंदर बैठ करके नहीं लिखेंगे, वहां पे हमें रोल नंबर लिखना पड़ेगा। तो जो आपका रोल नंबर होगा या अनुक्रमांक होगा वही आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका एड्रेस आता है या पता आता है, तो जिसमें हम पता लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे परीक्षा भवन लिखा हुआ है क्योंकि हम यह सोच करके लिख रहे हैं कि हम परीक्षा भवन के में बैठे। फिर वहां का पूरा एड्रेस आएगा। उसके बाद आता है हमारा दिनांक। जो दिनांक रहेगी, जिस समय आपका परीक्षा तिथि रहेगी उस दिन की ही हमें डेट डालनी है, तो मैंने आज की डेट डाली है। फिर उसके बाद आता है प्रिय अनुज, क्योंकि वह आपका छोटा भाई है तो छोटे भाई को हम अनुज से संबोधित करेंगे, और छोटे भाई के लिए जो हमारा अभिवादन रहेगा वह शुभाशीष से रहेगा। इसके बाद हमारा मुख्य भाग आता है। मुख्य भाग में सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसके लिए पहले कुशलता शेम पूछी जाती है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर समाचार ज्ञात हुआ, यह जानकर खुशी हुई कि तुमने वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह सब तुम्हारे परिश्रम का फल है, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। यह तुम्हारे लिए वास्तव में गौरव की बात है। साथ ही मुझे तुमसे यह उम्मीद है कि तुम इसी तरह से आगे भी सफलता प्राप्त करते रहोगे। बच्चों, थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण मैंने इसे ऊपर लिखा हुआ है, आप इधर से लिखेंगे। ये जो मेरा हाथ देख रहे हैं यहाँ पर, ये इधर से एक लाइन में ही, जैसे ही आपका रहोगे के बाद से नीचे एक लाइन में पैराग्राफ ऐसे लिखना है, तुम्हारे के ठीक नीचे तो लिखेंगे मम्मी पापा एवं दादा दादी की ओर से आशीर्वाद, तुम्हारी बहन
अब आपकी वो बड़ी बहन है, इसलिए आप तुम्हारी बहन या तुम्हारी दीदी या तुम्हारी अग्रजा ये भी लिख सकते हैं। साथ में हमें अपना नाम लिखना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिखा हुआ है 1 2 3। तो आप भी इसी तरह से लिखेंगे। बच्चों, ये है हमारा बधाई पत्र। बधाई पत्र के बाद अब हम दूसरा पत्र लेंगे, उसको भी मैं विस्तृत रूप से वर्णित करूंगी। धन्यवाद। पिछले वीडियो में हमने बधाई पत्र को देखा, आज हम धन्यवाद पत्र देखेंगे। धन्यवाद पत्र, जब हम किसी को किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए धन्यवाद करते हैं, तो उसे हम धन्यवाद पत्र कहते हैं। यहाँ पर मामा जी के लिए लिखा गया है। मामा जी द्वारा जो भेजा गया उपहार है, उसके लिए हमने उसका आभार व्यक्त किया है या उन्हें धन्यवाद किया है। तो चलिए बच्चों, ये पत्र देखते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आप अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप बताया था, उसे के अकॉर्डिंग ही हम लिखते पे चलेंगे। तो मैंने एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस के बाद दिनांक लिखी है, दिनांक के बाद आदरणीय मामा जी, हम उन्हें जो संबोधन दे रहे हैं वह लिखेंगे। फिर उसका उनका जो अभिवादन कर रहे हैं, हम जो उन्हें संबोधन दे रहे हैं आदरणीय मामा जी वह लिखेंगे। फिर उसके बाद उनका जो अभिवादन किया हुआ है, सादर प्रणाम। आशा है कि आप ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। कल मुझे आपका भेजा हुआ उपहार मिला, जो आपने मुझे जन्मदिन पर भेजा था। जब मुझे उपहार मिला तो मेरा मन खुशी से झूम उठा। जब मैंने बॉक्स खोला तो उसमें एक घड़ी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मुझे पता नहीं था कि आप उस चीज को इतना ध्यान में रखेंगे। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह घड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आपकी भतीजी नीलिमा। यहाँ पर मैंने नाम भी लिखा है और एड्रेस भी लिखा है, लेकिन जब आप परीक्षा भवन में बैठे होंगे तब यहाँ पर एड्रेस की जगह आपका परीक्षा भवन आएगा और नाम की जगह पर आपका रोल नंबर आएगा। तो बच्चों, ये है धन्यवाद पत्र। आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले देखा बधाई पत्र। जब हम अपने मित्र, सगे संबंधी या किसी परिचित अथवा अपने मित्रों को बधाइयां देते हैं किसी खुशी या सफलता के लिए, तो उसे हम बधाई पत्र कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा धन्यवाद पत्र। जब कोई हमें उपहार देता है तो उसके बदले में हम उसका आभार व्यक्त करते हैं या उसे धन्यवाद। बच्चों, आज इसी कड़ी में हम शुभकामना पत्र देखेंगे। शुभकामना, जैसे कि हमने जन्मदिन की बधाई के लिए ये जो पत्र लिया हुआ है, इसमें हमने उसे शुभकामनाएं दी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं अपने मित्र को शुभकामनाएं कैसे दी जाती है। मैंने यहाँ पर तुषार मित्तल के नाम से ली, जिसका मैंने पता लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको प्रारूप बताया था अनौपचारिक पत्र के लिए, उसके हिसाब से ही मैंने लिखा हुआ है। पहले पता लिख करके फिर दिनांक लिखी। दिनांक आज की डाली है। फिर उसके बाद मैंने नाम लिखा हुआ है प्रिय संजय, जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हारे जीवन का यह 16वां साल उमंग, मस्ती, प्रेम और सफलता से भरा। तुम जीवन की ऊंचाइयों को छुओ। तुमने डॉक्टर बनने का जो सपना पाला है वह पूरा हो। तुम खूब मेहनत कर रहे हो, यह मेहनत सफल हो। तुम्हें हर कदम पर खुशी और सफलता हो। मेरी शुभकामना स्वीकार कर। तुम्हारा खुशाल। जैसा कि बच्चों मैं आपको बताती आई हूँ कि प्रेषक के नाम के स्थान पर आपको परीक्षा भवन लिखना, और जब आप नीचे अर्थात यहाँ पर तुम्हारा कुशाग्र लिखा हुआ है, वहां पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है। अपनों को दी जाने वाली शुभकामनाएं, जैसे नव वर्ष की शुभकामनाएं, किसी का घर का निर्माण होता है तो उसे जो शुभकामनाएं दी जाती हैं, उसके लिए भी हम पत्र लिखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने जन्मदिन का शुभकामना पत्र लिया हुआ है। आशा है आपको समझ में आया। अब इसके बाद दूसरा पत्र देखिए, निमंत्रण पत्र। यह पत्र हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों को बुलाने के लिए करते हैं। हमारे घर में जब कोई अच्छे अवसर आते हैं तो हम उन्हें बुलाते हैं, जैसे कि शादी विवाह का होना, हमारे घर में बच्चों का मुंडन होना, मुंडन संस्कार का होना, घर का प्रवेश होना, हमारे घर में रामायण पाठ का किया जाना। ऐसे बहुत सारे शुभ अवसर आते हैं जिसमें कि हम अपने मित्रों, परिवारों, रिश्तेदारों को बुलाते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक निमंत्रण पत्र का उदाहरण दिया है, जिसमें एक मित्र अपने बड़े भाई की शादी में दूसरे मित्र को बुलाता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको परीक्षा भवन अबस करके लिखना है। उसके बाद आती है दिनांक। दिनांक आज की मैंने डाली हुई है। फिर आपके मित्र का जो नाम है, प्रिय मित्र करके हम बोलेंगे। फिर प्रिय मित्र, सादर नमस्कार, जो हमने उसको अभिवादन किया है।
संबोधन के बाद हमने उसको अभिवादन दिया है, सादर नमस्कार। मुख्य भाग के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है उसे हम देखेंगे। तुम्हें यह जानकर अति हर्ष होगा कि मेरे बड़े भाई कौशिक का शुभ विवाह 25 नवंबर को होना निश्चित हुआ है। बारात बस द्वारा प्रातः 6 बजे बुरहानपुर से प्रस्थान करें। विवाह की इस शुभ वेला पर तुम सपरिवार आमंत्रित हो। कृपया निश्चित तिथि से 1-2 दिन पूर्व आकर हमें कृतार्थ करें, जिससे हम सब मिलकर इस विवाह का आनंद ले सकें। विवाह से संबंधित कार्यक्रम साथ में संलग्न है। बच्चों, नीचे स्पेस ना होने के कारण मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको बस इतना लिखना है, तुम्हारा मित्र और अपना रोल नंबर डाल देना है, जैसा कि मैंने हर पत्र में बताया। तो बच्चों, आपका यहाँ पर निमंत्रण पत्र पूरा खत्म होता है। इसके बाद अब हम लेंगे संवेदना पत्र। संवेदना पत्र, जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमारे किसी सगे संबंधी, रिश्तेदार या हमारे मित्र के घर में कोई हानि हो जाती है या उसकी कोई हानि हो जाती है, उसके लिए हम उसे संवेदना पत्र भेजते हैं। संवेदना पत्र कैसे होने चाहिए? सबसे पहले हम इसके बिंदुओं को जानेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमें अपने मित्रों को सहानुभूति दिखानी चाहिए, या जिसका भी नुकसान हुआ, चाहे वो सगे संबंधी हो या मित्र, सहानुभूति दिखानी चाहिए। फिर उसके बाद हमें यह लिखना चाहिए, यह जानकर हमें बड़ा ही दुख हुआ। दुख के कारण को जानकर हमें हमदर्दी दिखानी चाहिए, उसे सांत्वना देनी चाहिए कि कहीं बुरा नुकसान तो नहीं हुआ, कम से कम नुकसान हुआ। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बच जाता है और उसकी कार डैमेज हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसको इस तरह से कह करके हम सांत्वना दे सकते हैं कि चलो कार ही गई ना, तुम्हारी जान तो बच गई, ये बहुत बड़ी। यह कह करके हम उसे सांत्वना दे सकते हैं। फिर उसे हिम्मत देनी चाहिए कि हम उसकी इस परिस्थिति में भी, इस दुख के अवसर में भी हम उसके साथ में हैं। और अंत में उसे सहयोग के लिए कहना चाहिए कि यदि मेरी जरूरत तुम्हें कभी भी पड़े तो तुम मुझे याद करना। इस तरह से बोल करके अपने पत्र का अंत करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं पत्र का एक नमूना, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। आपका मित्र 9वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण है, उसे एक संवेदना पत्र। अनुत्तीर्ण का बच्चों अर्थ होता है फेल हो जाना या एक कक्षा पीछे रह जाना। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है वह वैसा ही है, परीक्षा भवन। जब भी आप पत्र लिखेंगे तो यहाँ पर परीक्षा भवन, इसका एड्रेस जो लिखा हुआ है वह आपस आएगा। फिर उसके बाद आती है आपकी दिनांक आज की मैंने डाली हुई है। फिर आपके जो मित्र का नाम है वह आएगा, प्रिय मित्र सुमित। मधुर स्मृति, मुझे कल आनंद का पत्र मिला। उसने अपना तथा अन्य साथियों का परीक्षा परिणाम लिखा। मुझे यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि तुम इस वर्ष कक्षा 9वीं में अनुत्तीर्ण अर्थात फेल हो गए हो। इस बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। सुमित, तुम तो ऐसे न थे। 8वीं में तो तुम्हारे 80% अंक थे। अवश्य परीक्षा के दिनों में तुम्हारे साथ कोई न कोई परेशानी हो गई। खैर, जो हुआ सो हुआ। बीती ताही विसार दे आगे की सुधिले। बच्चों, बीती ताही विसार दे आगे की सुधिले का अर्थ होता है कि पुरानी बातों को छोड़ो और आगे के बारे में सोचो। तो यहाँ पे है बीती ताही विसार दे आगे की सुधिले। अब इस बार इतनी मेहनत करो कि यह जो गलती है वह तुम्हारे लिए वरदान बन जाए। तुम्हारा दिमाग अच्छा है, अतः तुम 95% अंक लाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। दुख के इस अवसर पर तुम्हारा मित्र हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो लिखना न भूल। तुम्हारा मित्र 1 2 3 4 आपका रोल नंबर है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा खत्म होता है संवेदना पत्र, और इसी के साथ अनौपचारिक पत्र की जो श्रृंखला थी वह मैंने पूरी कर दी। आशा है कि आपको ये पत्र है यह सब समझ में आए। धन्यवाद।